सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और हम अब तक हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा जो चैप्टर है वो चलेगा हमारा चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो जिन्होंने चैप्टर पढ़ चुका है पढ़ लो, और मेरी बात याद रखना, आप कहीं से पढ़ रहे हो टेस्ट आपको यहीं से देना है, क्योंकि हम जो आपको टेस्ट कराते हैं आपको जो क्वेश्चन बताते हैं वो क्वेश्चन आपके ऐसे ही क्वेश्चन, और आपको इसमें से ही बहुत से क्वेश्चन आपको आपके फाइनल बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। ऐसा एक साल से नहीं, मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ और क्वेश्चन आते हैं। तो लेते करते स्टार्ट करते आज का पहला क्वेश्चन लिख रहा है ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय। कर अब ओम्स लॉ किसके द्वारा पालन करता है, मतलब ओम्स लॉ किसको फॉलो करता है, कौन ऐसा एलिमेंट है या कौन ऐसा मटेरियल है, या कौन ऐसा मटेरियल बात करो कि कौन सा मटेरियल है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर कंडक्टर, बी नंबर कहता है सेमीकंडक्टर, सी कहता है इंसुलेटर और डी कहता है बोथ ए एंड बी। सो ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, सो ओम्स लॉ फॉलो करता है ओनली कंडक्टर, याद रखना है ना। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय ओनली कंडक्टर, दैट मीन ओनली चालक, और किसी के द्वारा नहीं करता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वैरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशनशिप। कह रहा है कि अपवाह भी जिसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, कह रहा है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ किस संबंध के अनुसार बदलता रहता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप क्या था। नहीं याद है तो बताओ जल्दी कमेंट करके आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन 2 का करेक्ट ऑप्शन कौन, 2 का ए या 2 का बी, 2 का सी या 2 का डी, तो हम बताते हैं इसका आंसर, है ना। तो आई थिंक बोलोगे आंसर बता दिया होगा, जो नहीं बताया उसको बताता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई इंटू ई डिवाइड बाई एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम, है ना। ये होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप, मतलब कि वीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशनशिप होता है। मतलब ये रिलेशनशिप है वो किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो बोलेंगे दिस वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। मतलब कि जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा कि वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है किर्चॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। किर्चॉफ्स का जो संधि नियम बोलते हैं इसको हम लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं ना। किर्चॉफ्स के 2 रूल है जो बड़ा फेमस रूल है। फर्स्ट को बोलते हैं जंक्शन लॉ, सेकंड को बोलते हैं हम लोग लूप रूल। ठीक है, तो दोनों को आपको याद रखना चाहिए। बताओ किसको बेस्ट करता है, जल्दी बताओ तब तक मैं अपनी तो बात करते हैं कि किर्चॉफ का जो जंक्शन रूल था, तो किर्चॉफ का जो जंक्शन रूल है वो किस पर बेस्ड है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, मतलब आवेश पर ये बेस्ड होता है। ठीक है, याद रखना कि जो किर्चॉफ का जो जंक्शन रूल था वो था कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था। इसका क्या मतलब था कि जितनी करंट किसी पॉइंट पर आएगी, यानी इस पॉइंट पर जितनी करंट अगर I1 आता है तो इतनी ही करंट चली जाएगी बाहर। तो यानी I2 एंड I3 करंट बाहर चला गया तो बोलेंगे कितनी करंट आ रही है इस पॉइंट पर, तो करंट आ रही है I1, तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट बाहर जाएगी। तो बाहर कौन कौन जा रहा है, I2 एंड I3। दिस लॉ इज कॉल्ड किर्चॉफ्स का जंक्शन रूल है। ठीक है, इसे बोलते हैं, और ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। सेकंड लॉ एक होता है, इसको बोलते हैं जो है लूप रूल। तो लूप रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो सेकंड आएगा तो क्या रखना, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। हमसे पूछा गया था जंक्शन लॉ, तो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, यानी आवेश पर। ठीक है, नहीं पढ़ा है जिसको नहीं आ रहा होगा बस सुनते रहो अच्छे तरीके से और समझते रहो और अपनी नोट्स कॉपी में देखते रहो। नहीं देखा है तो मेरा 1 शॉट ट्यूशन देख लो, और नहीं तो प्लीज विद अभिजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पर आपको सबके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन 4 लिखता है किर्चॉफ लूप रूल। अभी कहा था ना किर्चॉफ का सेकंड रूल आएगा लूप रूल। बताओ यानी लूप को तो पास नियम, ये किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है। अभी बताया था कुछ देर पहले, करेक्ट आंसर क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अब बता दूं कि किर्चॉफ का जंक्शन लॉ एंड किर्चॉफ का लूप लॉ दोनों पढ़ लेना, 3 मार्क्स नहीं तो 5 मार्क्स में एग्जाम में क्वेश्चन में आता है। तो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दिया, एक किर्चॉफ का जंक्शन लॉ एंड किर्चॉफ का लूप रूल, दोनों पढ़ लेना, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे सब्जेक्टिव में, तो आपको यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, है ना। बता दिया हमने आपको टॉपिक्स। क्वेश्चन 5 पता है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, है ना, नॉट रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम इसे डिनोट करते थे रो से। अब ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, 2 चीज डिपेंड करता है। एक तो फर्स्ट ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, यानी ये जो हमने वायर की बात कर रहे हैं, हम जो कंडक्टर की बात कर रहे हैं वो किस चीज से बना है, किस पदार्थ से मिलकर बना है, मतलब मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और जो सेकेंड फैक्टर आता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर, मतलब तापमान के साथ ये चेंज करता है, बाकी और किसी चीज पर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं क्या क्या गिवन है। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए लेंथ, बी कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सी कहता है हमसे टेम्परेचर मतलब तापमान, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर ना। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी, तो बात समझ आते हैं तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारा,
ये हमारा किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा सेल रेट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। कह रहा है हमारे पास एन सेल्स है ना, सेल्स क्या होता है इस टाइप की चीज को सेल्स बोलते हैं, कि इसका अपना ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। एक बैटरी की बात करते हैं ना, तो बैटरी के अंदर कुछ ऐसा होता है, उसका एक ईएमएफ होता है, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं इस कारण। तो ऐसा करा से हमने कितने रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, मतलब कितने सेल्स लगाए हुए हैं, तो करा से हमने टोटल एन सेल लगा रखे हैं। जैसे फर्स्ट हो गया, टू हो गया, और सभी को कैसे लगा रखना है? समांतर में, मतलब पैरेलल में। ऐसे करके हमने कितने लगाए हैं? ऐसे करके हमने एन सेल्स लगाए हैं इस टाइप से, ठीक है। तो कर बताओ इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो क्या बताओ ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन टोटल ईएमएफ एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी। यानी अगर हमने इस टाइप से सबको कनेक्ट कर लिया तो हम चाहते हैं कि इन सभी के इक्विवेलेंट अगर हम सिंगल सेल बनाना चाहें तो उसका ईएमएफ कितना होगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इसका जो नेट ईएमएफ आएगा, अगर इन सभी को हटाकर एक सिंगल बनाना चाहते हैं तो जो नेट ईएमएफ आएगा वो ई के इक्वल होगा, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, है ना, वो बन जाता है आर बाई एन, ठीक है। क्योंकि सभी इसमें लगे हैं पैरेलल में, ठीक है, सारे रेजिस्टेंस में लगे हैं पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा? सो सारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट आर बाई एन, और ईएमएफ जबकि सेम रहेगा, नो चेंज, ठीक है। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर बोर्ड एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रखना ये किसकी बात किया था हमने? ये बात किया था हमने पैरेलल की। अब साथ ही साथ एक बात सुन लो, अगर सीरीज के लिए पूछ लिया जाए तो क्या जाएगा? यानी इसको बोलते हैं श्रृंखला। अगर श्रृंखला क्रम में पूछ लिया जाए, है ना, तो नेट जो ईएमएफ आता है वो तो हो जाएगा एन ई के इक्वल, और जो नेट रेजिस्टेंस आएगा आर नेट, है ना, इक्विवेलेंट, वो हो जाता है एन इंटू आर के इक्वल। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना, ठीक है, दोनों बात। तो करेक्ट आंसर कितना है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ गया? बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 भी अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में जैक बोर्ड, ठीक है, सेम टू हु बहु सेम क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन, है ना, कहता है तो मिश्र धातु मैंगनीन होती है। मैंगनीन होता है एक मिश्र धातु है, मतलब एक एलॉय है ना, एलॉय मतलब मिश्र धातु बोलते हैं। तो मैंगनीन एक हमारा मिश्र धातु है, एक एलॉय है। तो कह रहा है इसकी रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तापमान पे डिपेंड करता है, कह रहा है कि इंडिपेंडेंट होता है, निर्भर नहीं करता। बी कहता है कि बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पर वो बढ़ेगा और बहुत फास्ट बढ़ेगा। और सी कहता है कि वो बढ़ेगा, है ना, इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी कब? जब टेम्परेचर घटे। और डी कहता है कि घटेगा, है ना, इसकी रेजिस्टिविटी घटेगी जब टेम्परेचर बढ़ जाए, ऐसा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसने पूछा था एलॉय मैंगनीन, इसलिए बोला मिश्र धातु मैंगनीन। अब एक पॉइंट याद रखना, जितने एलॉय होते हैं ना हमारे पास, जैसे मैंगनीन है, लेट सपोज हमारे पास एक नाइक्रोम बोलते हैं ना, जो आपका घर में हीटर यूज करते हो, है ना, घर में हीटर यूज करते हो, तो हीटर में जो वायर लगा होता है ना, कॉयल, वो बनाता है वो बनाता है नाइक्रोम वायर से, है ना। तो ये सब क्या है? सबके सब एलॉय हैं। और एलॉय का याद रखना कि इनका जो रेजिस्टिविटी होती है ना, यानी कि जो प्रतिरोधकता होती है, वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। क्या बोला मैंने? निर्भर नहीं करेगी, यानी तापमान पर निर्भर नहीं करता है। दैट मीन इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब तापमान से ये निर्भर नहीं करेगा। बात समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या अगर हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस को अगर हमने लगा दिया पैरेलल में, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? जैसे मानो बोल दिया ना ऐसा कि एक रेजिस्टेंस लग गया, मान लो मैंने कहा आर, सेकेंड रेजिस्टेंस लग गया, मान लो मैंने कहा R2, है ना। इस तरह से हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस को लगा के रखा है R3। तो ऐसे रेजिस्टेंस को हमने किस में लगा के रखा है? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब बोलते हैं समानांतर संयोजन। जब इस टाइप से चीज़ों को हम लगाते हैं और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, मतलब हम चाहते हैं कि इसको हटाओ और एक सिंगल लगाओ, तो जो सिंगल रेजिस्टेंस बनाएगा, है ना, इसको बोलते हैं आरपी, मतलब पैरेलल। कह रहा है ये क्या होगा, है ना, ये आरपी की वैल्यू क्या R1 R2 R3 से बड़ी हो जाएगी या इससे कम होगी, है ना। तो याद रखना कि जब भी हम पैरेलल में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, है ना, मतलब का जो कुल प्रतिरोध आएगा वो हमेशा घट जाता है, ठीक है, याद रहेगा। क्या ना, घट जाता है, कम हो जाता है। सीरीज में बढ़ता है, पैरेलल में घटता है। तो हमसे पूछा गया था पैरेलल को लेकर, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में हमेशा ये घट जाएगा। बात समझ आ गया? नहीं, समांतर में क्या रहेगा? हमेशा घट जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आ गया? तो बात करते क्वेश्चन नंबर 9।
अच्छे से मैं बता दूं कि हम जल्द ही झारखंड एजुकेशन का एक अपना वेबसाइट भी हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, मतलब अपलोड एक हमारा काम चल रहा है। तो आपको सारे पीडीएफ्स वहाँ मिल जाएंगे, है ना। और एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी होगा, जो जेन्युइन नोटिफिकेशन आता है जैक बोर्ड का, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आता है, वो आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगा। जल्दी से काम कर रहे हैं और जल्दी वेबसाइट आ जाएगा। और वेबसाइट के बारे में हम आपको यूट्यूब चैनल पर बता देंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लिखता है इन ए विथ स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड द गैलोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर विल। ये क्वेश्चन आई थिंक देता था, आई थिंक जैक बोर्ड ने पूछा था इस साल, है ना, इसी साल 2024 में पूछा था उन्होंने। जैक बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन था शायद, मेरे को याद शायद पूछा था उन्होंने। कहता है विस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो बता दो बच्चों ने, जिसको समझ आ गया बताओ क्या होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि इस टाइप के शेप को हम लोग बोलते हैं विच स्टोन ब्रिज, है ना। जब हम यहाँ पर इस टाइप से रेजिस्टेंस लगाते हैं, कितने रेजिस्टेंस लगाते हैं, जनरली 4 होता है, और बीच में जो होता है हमारे यहाँ लगा होता है गैलोमीटर। ठीक है, काम क्या है गैलोमीटर का, जस्ट रीडिंग करना कि करंट फ्लो हुआ या नहीं हुआ। इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी से। ठीक है, कहते हैं बैटरी से इसका वोल्टेज कितना है, वी। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये पी क्यू आर और एस, ठीक, को जोड़ दिया। कह रहा है कि इन विस्टोन ब्रिज इफ बैटरी एंड गैलोमीटर आर इंटरचेंज्ड, क्या करना है, ये गैलोमीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, कह रहा है इनको इंटरचेंज कर दो, मतलब इनको बदल दो। कैसे बदलेंगे, तो कहने मतलब है कि जहां पर लगा था गैलोमीटर वहां लगा दो बैटरी को, ठीक, और जहां लगा था बैटरी वहां लगा दो अब गैलोमीटर को। बात समझे क्या, इंटरचेंज कर देना ऐसे। तो अगर बताओ कि अब गैलोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कितना चेंज होगा। तो कहता है कि चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, मतलब एक पहली दिशा में जाएगा। बी कहता है चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दैट मीन्स कि ये दूसरी दिशा में जाएगा। अब कौन सी पहली कौन सी दूसरी पता नहीं है हमारे बारे में, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ कहा नहीं है। सी कहता है नो चेंज एंड डी कहता है नन ऑफ दीज। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब भी हम बैटरी और गैलोमीटर के पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, तब गैल्वेनोमीटर के रीडिंग में कोई भी चेंज नहीं आता है, जितना, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, है ना, नो चेंज इन द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। बात समझ आ गया। तो बात करते क्वेश्चन नंबर 10। कहता है ए सेल हैविंग EMF-E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। कह रहा है कि हमारे पास मान लो लेट सपोज कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इस सेल का EMF कितना है E, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R। देखो हम जब सेल लिखते हैं ना, हम बात करते हैं, तो एक्चुअली हमें ये दिखाई देता है, एक्चुअली ये सारा का सारा पार्ट बैटरी के अंदर होता है ना, इससे हम बोलते हैं बैटरी, इसे बोलते हैं बैटरी, होता है ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये होता है, नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसा होता है ना। ये जो EMF होती है, या जो यहाँ पे हम जो बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बैटरी के अंदर होता है, समझ लो ऐसा। ठीक, कह रहा है इससे हमें क्या करना, कह रहा है इसको आप जोड़ दो एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, मतलब एक, इसे बोलते हैं वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब इसे क्रॉस कर देना, ऐसे एरो बना देना आर का, मतलब कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इस कैपिटल आर को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जब आर को चेंज करोगे तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच का जो पोटेंशियल होता है इसको बोलते हैं वी, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वी बोलते हैं, है ना। कह रहा है कि बताओ इस पोटेंशियल डिफरेंस वी में, है ना, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो मेरी बात याद रखना कि जैक बोर्ड तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ना। एक बड़ी बात सुनना, एक ट्रिक बताता हूँ, जैक बोर्ड कभी भी MCQ में डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, मेरी ध्यान सुनना, जैक बोर्ड कभी भी एग्जाम में डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, जो पूछेगा वो बता देंगे, है ना। एक दो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन सा पूछता है, जनरली बोर्ड नहीं पूछता है। अब तक आपने कभी भी देखा होगा तो 1 साल से पूछा गया था MCQ में डायग्राम वाले क्वेश्चन, वो भी 2022 में। उसके बाद कभी भी उन्होंने MCQ में डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली नीट का क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो याद रखना ऑप्शन नंबर बी है ना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू होता है E इंटू आर डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, हमसे जो ग्राफ पूछा गया इस V और R में, ठीक है। तो सिर्फ बात ना कि जब R की वैल्यू, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, कि जब इस R की वैल्यू यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो जाए, इस केस में हम क्या बोलते हैं, R प्लस R को हम नियरली इक्वल टू R बोल सकते हैं, है ना।
सब इसका मतलब यही होता है कि समुद्र में अगर आपने एक बाल्टी पानी डाल दिया तो समुद्र का लेवल नहीं बढ़ेगा, है ना। एक समुद्र का बहुत बड़ी बात चीज़ है। तो इसे बोलते हैं कि अगर कैपिटल आर मतलब हमारा समुद्र है ना, और ये स्मॉल आर हमारा समझे एक बाल्टी पर पानी है, तो एक समुद्र में अगर आप एक बाल्टी पानी डालोगे तो क्या रहेगा, समुद्री रहेगा। वैसे अगर आर में अगर आप स्मॉल आर ऐड करोगे तो वो आर ही रहेगा, ऐसा। तो इस टाइप जब भी आप करोगे ना तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ई इंटू आर, और नीचे भी क्या बन जाएगा हमारा, आर ही बन जाएगा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी वी किसके बोला जाएगा, ई के, है ना। मतलब कब होगा ऐसा, ऐसा तब होगा जब हमारा कैपिटल आर बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी इस कैपिटल आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आगे चली जाएगी। उसमें हमारा जो एम एफ ई होता है और वो जो वी होता है वो नियरली नियरली दोनों इक्वल हो जाते हैं। एकदम इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक तो दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। जब आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तब, जब आर यहाँ पहुंचेगा तब दोनों इस वी और ई की वैल्यू, ये ऊपर ई है नीचे हमारा वी है, दोनों की वैल्यू लगभग लगभग इक्वल हो जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन मत पढ़ना, है ना, ये क्वेश्चन मत पढ़ना, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉट इन सिलेबस। पोटेंशियोमीटर पर हमें नहीं पढ़ना है ना, नॉट इन सिलेबस, सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आएगा भी नहीं। और दूसरी बात इसलिए भी नहीं आना चाहिए क्योंकि इस पर डायग्राम था, ये मैंने आपको कुछ पहले कहा था, डायग्राम क्वेश्चन तो आते नहीं है, और ये सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा। बात करते क्वेश्चन नंबर 12, लिखता है विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स का सही से ग्राफ कौन है, ओमिक कंडक्टर वो जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी ऐसे मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। तो ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, या बोल सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यानी करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को भी बढ़ना पड़ेगा। तो ग्राफ देखते हैं, जो हमारा ग्राफ गिवन है वो I और V में ग्राफ गिवन है। तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट को भी बढ़ना पड़ेगा, और कैसे बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्लास 10 का भी था, तो जो बच्चे क्लास 10 में हैं उनके लिए अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे जैक बोर्ड में 12 में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसलिए, ठीक है। ग्राफ याद रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, लिखता है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस। कह रहा है जब आप दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को लगाते हो, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रृंखला क्रम में लगाना है, ठीक है। तो ऐसा लगा दिया मैंने, मतलब मत समझो मैंने एक फर्स्ट रेजिस्टेंस लगाया, ये हो गया सेकेंड वन, ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो R1 हो गया, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3। कह रहा है इन सभी को हम लगा दिया सीरीज में, इस टाइप के शेप को, यानी इस टाइप के जो कनेक्शन को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट यहाँ से निकलती है, ठीक है बात है, करंट यहाँ निकलेगा, करंट निकलेगा तो जो करंट जाएगा R1 से वही जाएगा R2 से, वही जाएगा R3 से, और फिर वापस करंट अपने घर वापस बैटरी में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए बताओ, ये मैंने कहा करंट कहाँ चला, सब में जो करंट गया R1 से वही जाएगा R2 से, वही जाएगा R3 से, सेम करंट जाता है। करंट को ऐसे घूमना पड़ता है, करंट जाएगा और करंट ऐसे घूम जाएगा, है ना, ऐसे घूम जाता है करंट। तो करंट क्या हो रहा है, सभी में सेम जा रही है। तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ देखिए बताओ, द करंट थ्रू इच रेजिस्टेंस इज सेम, है ना, सभी रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट सेम होगा, मतलब सभी में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लिखता है द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैग्नीट। फिर से आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी मैंने पहले ही किया था ना। क्या ऑप्शन आया था बता दो जल्दी से, है ना, क्या आया था, ऑप्शन नंबर ए, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए। तो यही क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, अच्छी तरह से समझ आया होगा। और भी अगर ऐसे आपको लेक्चर्स पढ़ने हैं, ऐसे तैयारी करनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी से करोगे तो फिजिक्स में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या रखना, लास्ट 3 ईयर्स से जो टफेस्ट पेपर होता है वो 12th बोर्ड का वो फिजिक्स है ना। और फिजिक्स पे आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज्वाइन करना है, लेक्चर देखना है, यहाँ से जो एमसी क्वेश्चन हम कराते हैं उसको सॉल्व करना है, और हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टेसेस बताएंगे उसको आपको बस फॉलो करना है। बस इसको आराम से फॉलो करते रहो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे फिजिक्स में, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको अगर अच्छे से तरह से पढ़ोगे तो आपके नीट वाले भी बहुत से कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाने वाले हैं। बाकी मैंने कहा था जिसको फिजिक्स पढ़ना हो बहुत डिटेल्स में, तो वो मेरा फिजिक्स विद अभिजीत सिंह चैनल है ना, यूट्यूब पर पढ़ना। ये बहुत बेसिक्स है, मैं बहुत पूछ बताया है एक्चुअली। ये प्रॉपर मतलब जो सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं ना, तो सीबीएसई बोर्ड को ये इनका मैंने सारा कवर किया हुआ है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इवन नीट वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और जेई वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सबका
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।